हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? निश्चित रूप से तैयारियों में जुटे हुए हो, क्योंकि 2025 है, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें आप अपना जो कैरियर किस में देख रहे हो उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट और पेपर सेकंड, जिसके कुछ टॉपिक अपन ने कर लिए हैं, कुछ पे लगातार अपन बातें कर रहे हैं। जो भी साथी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट है, अपन सिलेबस पे चर्चा कर रहे हैं। आपने पढ़ी भी होगी। फिर भी मैं बता दूं, जिन साथियों ने अपने इस परिवार को बाद में ज्वाइन किया है तो उनके लिए मौका है। अपने पास प्ले लिस्ट बना रखी है स्कूल लेक्चरर के नाम से, वहाँ पर अभी तक जो कॉमर्स से रिलेटेड जो जो आपके वीडियो जो क्लासेज हुई हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर दोनों के लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके बाद आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सेशन है वो उस पर अपनी बात होती थी कि भाई आयगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, आयगत प्राप्ति क्या होती है, आस्तिगत व्यय क्या होते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं वो आपने सुने जरूर है, लेकिन इनको अलग अलग आपने डिफाइन किया है या नहीं किया है ये तो आप ही जानते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ से प्रश्न है वो जरूर आने की संभावना है, प्रश्न है वो जरूर आने की संभावना है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पूरी जो क्लास है वो आपको ज्वाइन करनी है। और फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछना है, उसकी रिप्लाई अपन जरूर करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि भाई कॉमर्स के विद्यार्थी घर बैठे एक बढ़िया तैयारी करें, क्योंकि अभी जो फॉर्म है वो डेट है वो गई है और अब आरपीएससी हो सकती है कि भाई जनवरी माह के पहले हफ्ते में जो कैलेंडर है वो भी जारी कर दे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि भाई पोस्ट बढ़ सकती है। तो अगर बढ़ती है तो उनकी संभावना हो सकती है, क्योंकि पोस्ट बढ़ेंगी तो बजट आने वाला उससे पहले ही बात होगी, बाद में नहीं होगी। और अगर डेट आती है एग्जाम की डेट तो वो भी जनवरी माह में आने की पूरी संभावना है। तो अपने को उस हिसाब से तैयारी करनी है और एग्जाम तक अपने को जो अपना सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट कर लेना है ना। तो आज चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है साथियों, तो देखो बात करेंगे आज पूंजीगत प्राप्ति की। पूंजीगत प्राप्ति की क्या होती है? पहला पॉइंट आता है आपका पूंजीगत प्राप्ति। क्या होती है पूंजीगत प्राप्ति? अपन ने आयगत व्यय देख लिए और पूंजीगत व्यय देख लिए। मैंने आयगत व्यय के लिए क्या बताया था कि भाई ऐसे खर्चे जो एक लेखांकन अवधि से संबंधित होते हैं वो आपके आयगत व्यय होते हैं, और पूंजीगत व्यय वे कौन से होते हैं जो एक से अधिक लेखांकन अवधि के लिए होते हैं, वो आपके पूंजीगत व्यय होते हैं। अब बात करेंगे पूंजीगत प्राप्ति की। अब इस पूंजीगत प्राप्ति की तो प्राप्ति तो वही होगी कि भाई ऐसी प्राप्ति जो एक से अधिक वर्षों तक प्राप्ति होगी वो आपकी पूंजीगत प्राप्ति होगी। लेकिन इनकी अलग अलग प्रकृति वगैरह अपन वो जान लेते हैं, ताकि अगर पूंजीगत प्राप्ति में से कोई क्वेश्चन है वो पूछा जाता है तो इजीली अपन उसका आंसर दे सकते हैं। देखो एक नंबर पॉइंट आता है आपकी प्राप्ति की प्रकृति कैसी रहने वाली है। प्राप्ति की प्रकृति तो देखो पूंजी व ऋण से प्राप्ति तथा स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्ति होती है, वो आपकी पूंजीगत प्राप्ति मानी जाती है। या तो आप पूंजी के रूप में प्राप्त करते हो या ऋण से प्राप्ति होती है। आप कोई लोन वगैरह लेते हो तो उनसे कोई प्राप्ति होती है, या कोई आपके पास स्थायी संपत्ति है, फिक्स असेट्स है, उसको आप बेचते हो और वहां से आपको कोई राशि प्राप्त होती है, तो वो आपकी पूंजीगत प्राप्ति में मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है कि भाई पूंजीगत प्राप्ति को कहां दिखाएंगे, प्रदर्शन कहां करेंगे, तो ये चिट्ठे में दिखाई जाएगी, ये अपने को ध्यान में रखना। तो पूंजीगत प्राप्तियां है वो आपकी बैलेंस शीट में शो की जाएंगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है व्यवसाय संचालन, है ना। तो भाई पूंजीगत प्राप्ति क्यों ली जाती है, ये व्यवसाय संचालन के लिए ली जाती है। पूंजीगत प्राप्तियां सामान्य व्यवसाय संचालन से प्राप्त नहीं होती है, यानी नॉर्मल जो आपका व्यवसाय संचालन होता है उससे प्राप्त नहीं होती है। एक लंबे समय तक जो आप अपने व्यापार को चलाना चाहते हो उसके लिए ये पूंजीगत प्राप्ति है वो प्राप्त होती है। जैसे अपन लोन लेते हैं किसी बैंक से, कोई फर्म लोन लेती है तो वो उस लोन की अवधि ये नहीं होती कि 1 महीना 2 महीना 4 महीना, वो लोन है वो लॉन्ग टर्म अवधि के लिए दिया जाता है, यानी लंबी अवधि के लिए वो दिया जाता है। ठीक है। तो व्यवसाय संचालन के लिए नहीं होके
है ना, जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए है, उसके उद्देश्य से आपकी पूंजीगत प्राप्ति होती है। आवर्ती या अनावर्ती, आवर्ती यानी बार बार, अनावर्ती यानी एक बार होने के बाद कई वर्षों तक नहीं होती है। तो पूंजीगत प्रकृति की प्राप्तियां अनावर्ती की होती है ना, अनावर्ती प्रकृति की होती है, जो प्रत्येक वर्ष में नहीं होती है। आवर्ती क्या होती है, जो प्रत्येक वर्ष में होती है ना, जैसे इस वर्ष भी होगी, और हो सकता है कि एक वर्ष में 2 3 4 5 बार भी हो जाए, है ना। लेकिन जो आपकी अनावर्ती क्या होगी, वो एक साल में होने के बाद अगले फिर 3 4 5 साल 10 साल तक भी नहीं हो, वो आपकी अनावर्तिक प्रकृति की मानी जाती है। तो ये पूंजीगत प्राप्ति के कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हो, है ना। कहाँ दिखाई जाएगी, व्यवसाय संचालन कैसे होता है, आवर्तिक होती है कि अनावर्तिक होती है, प्राप्ति की प्रकृति कैसी होती है, तो वो सारी डिटेल है, वो एक समराइज करके अपन ने चर्चा की है। तो एक नोट्स के रूप में आप इनको ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि इनके आधार पर ही आपके क्वेश्चन है वो बनते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसी आधार पर बनते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, आगे देखते हैं आयगत प्राप्ति। जिस प्रकार आपकी पूंजीगत प्राप्ति होती है, उसी प्रकार आपकी आयगत भी प्राप्ति होती है। आयगत प्राप्ति में वही पॉइंट अपन ने शॉर्ट नोट के रूप में तैयार किए। नंबर 1, प्राप्ति की प्रकृति कैसी होती है ना। आयगत प्राप्ति कैसे प्राप्त होगी कि भाई माल के विक्रय से या सेवा प्रदान करने से जो आपको राशि प्राप्त होती है, वो आपकी आयगत प्राप्ति मानी जाती है। यानी आपने माल बेचा, माल बेचने से आपको कोई राशि प्राप्त होती है ना। क्योंकि कोई भी व्यवसाय होता है, जब माल क्रय करता है तो उस माल को पुनः विक्रय के लिए करता है ना, पुनः विक्रय के लिए। भाई उसने पहले खरीदा और अब खरीदने के बाद उसे वो बेचेगा, है ना। तो इसलिए अगर कोई माल से कोई राशि प्राप्त होती है या कोई सेवा प्रदान करने से, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपने सर्विस क्षेत्र भी है जहाँ पे सेवा प्रदान की जाती है, किसी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं होता। जैसे अपन बैंक में जाते हैं तो सेवा है ना, कोई रोडवेज में जाते हैं, बस में जाते हैं, है ना, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी जो आपका सामुदायिक भवन है उसमें जाते हैं, आपके जो सेट की जो एडेड स्कूल होती है उनमें जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है उनमें जाते हैं। तो वो सारी की सारी क्या होती है, सेवाएं होती है। वहाँ पर आपका जो चार्ज है वो न के बराबर होता है ना। तो अपन होते हैं कि सेवाओं के बदले भी अपन क्या करते हैं, राशि प्राप्त करते हैं। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो एक पर्ची लिखता है, वो पर्ची लिखने के 200 रुपये लेता है ना। तो वो क्या, उसकी सेवा है ना। एक सीए है, एक जो आपका वकील है, तो ये क्या, ये सेवाएं। तो सेवा से भी आप है राशि प्राप्त कर सकते हो। और आयगत क्यों होगी, क्योंकि वो बार बार प्राप्त होती है ना। एक व्यक्ति से प्राप्त होगी और आप आज आपने चुकाया है, कल आप दोबारा जाओगे तो फिर आपको देने पड़ेंगे, है ना, फिर आप अगले दिन जाओगे तो फिर देने पड़ेंगे। तो ये आपकी जो आयगत प्राप्ति है वो माल के विक्रय और सेवा प्रदान करने से प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरी, इसका प्रदर्शन कहाँ होगा, तो ये आपके व्यापार एवं लाभ हानि खाते में दर्शाई जाएगी। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है उसमें आपके दर्शाई जाएगी। तो मुख्य रूप से आपका जो P&L अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में ये शो की जाती है। कहाँ दिखाई जाएगी, जो आपका P&L अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में, है ना, क्रेडिट साइड में ये शो की जाती है आपकी प्राप्तियां। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है ना। तो ये प्राप्तियां है, तो ये आपके आयगत प्राप्ति है, इसलिए इन्हें P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तीसरा पॉइंट है व्यवसाय संचालन, है ना। तो आयगत प्राप्तियां व्यवसाय के सामान्य संचालन की गतिविधियों का परिणाम होती है ना। क्योंकि व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं तो अपने को क्या चाहिए, खर्चे लगातार चाहिए, है ना। क्योंकि जब आय होगी तभी तो अपन खर्चे करेंगे लगातार। आपने कोई स्टेशनरी खरीद ली, कोई आपने गाड़ी भाड़ा चुका दिया, बिजली का बिल है, कोई किराया चुका दिया आपने, है ना, कोई मजदूरी चुका दी, बहुत सारे खर्चे होते हैं व्यापार में। तो जो आयगत प्राप्ति है उनको उन खर्चों में क्या किया जाता है, तब्दील किया जाता है। तो जितनी भी जो प्राप्तियां होती हैं वो व्यवसाय के सामान्य गतिविधियों का परिणाम होती है, व्यवसाय की जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती है उसका परिणाम होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है आवर्ती और अनावर्ती, है ना। आवर्ती और अनावर्ती, आयगत प्राप्तियां आवर्तिक प्रकृति या प्रत्येक वर्ष होने वाली प्राप्तियां होती है। यानी या तो ये कह दे आवर्तिक, आवर्तिक मतलब बार बार जो होती है ना, बार बार। जैसे अपने कमीशन प्राप्त हो गया, इंटरेस्ट प्राप्त हो गया, है ना, रेंट रिसीव्ड हो गया, है ना। इस तरीके से ये क्या होगी, आयगत प्राप्तियां या तो बार बार होगी या ये प्रत्येक वर्ष में होती
यानी एक अगर वर्ष की भी बात करें तो इस वर्ष में प्राप्त होगी, फिर अगले वर्ष में फिर प्राप्त होगी, फिर अगले वर्ष में फिर प्राप्त होगी, फिर अगले वर्ष में फिर प्राप्त होगी। तो ये आपकी आयगत प्राप्तियां आवर्तिक होंगी, अनावर्तिक नहीं होंगी। ठीक है साथियों, तो ये पॉइंट अपन ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इन पॉइंटों को भी जो आपका बोर्ड है, जो आपका एग्जाम जो नोडल एजेंसी होती है, वो इस तरीके के क्वेश्चनों को क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है। किसमें? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है ना। अपने को क्या करना है कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव में किसी का सिलेक्शन नहीं होता। अगर ऑब्जेक्टिव में होता तो मैं आपको 10,000 MCQs दे दूंगा, उसमें से आप सिलेक्शन करा के दिखा दो, क्यों नहीं होता। लेकिन जब अपन डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, अपन ने उस चैप्टर की जो फंडामेंटल बात है वो समझ ली, तो फिर उसका आंसर अपन समझ के भी दे सकते हैं, क्योंकि रटने से कुछ ही क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, लेकिन समझ के देंगे तो हर प्रश्न का अपन उत्तर दे सकते हैं। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो अपना जो उद्देश्य है वो ये कि आपको डिस्क्रिप्टिव चीज बताई जाए, चाहे थोड़ी थोड़ी बताई जाए, क्योंकि अभी अपने पास लंबा समय है। लगभग अगर जून जुलाई में भी एग्जाम मानते हैं, क्योंकि पॉसिबल तो कम ही लग रही है, लेकिन जून जुलाई में भी अपन टारगेट लेके चलते हैं, तो वहां तक आपका कोर्स है वो आराम से हो सकता है। आप रिवीजन भी कर सकते हो 2-3 बार तक, है ना। बाकी तो देखो लगातार आप पढ़ रही हो, लगातार आपके पास जो मैटर है उसको आप पढ़ ही रहे हो, तो ये आपकी आयगत प्राप्ति के कुछ ऐसे फैक्टर माने गए हैं। ठीक है, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। अब देखो आगे आता है एक महत्वपूर्ण कि पूंजीगत प्राप्ति या व्यय, पूंजीगत प्राप्ति या व्यय और आयगत प्राप्ति या व्यय श्रेणी में आते हैं। कुछ ये एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल अपन ने लिए, है ना, ये एग्जाम्पल अपन ने लिए हैं कि भाई इनमें से आयगत कौन सा है, पूंजीगत कौन सा है, या आपका आस्तिगत व्यय कौन सा है, ये चीज अपने को बताना है ना। प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है या पूंजीगत व्यय है, आयगत प्राप्ति है या आयगत व्यय, ये चीज अपने को सारी बतानी। देखो पहला इसमें है कि नए उत्पाद को बाजार में लाने हेतु विज्ञापन, है ना, पर 10 लाख रुपए व्यय किए गए, विज्ञापन पर 10 लाख रुपए व्यय किए गए। तो पहली चोट तो इसका आंसर क्या हो गया, यह आपका कौन सा होगा, आस्तिगत या स्थगित कह सकते हैं। आस्तिगत या स्थगित एक्सपेंसेज वे या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आस्तिगत या स्थगित व्यय भी इसको अपने कह सकते हैं। अब ये देखो विज्ञापन में क्या होता है कि विज्ञापन है वो आपका आस्तिगत या स्थगित व्यय होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इसको अपन क्या कह सकते हैं कि जिस साल का खर्च हुआ है वो आपका P&L के डेबिट साइड में आएगा, है ना, और बाकी का शेष है वो आपका चिट्ठे के असेट साइड में आएगा। जैसे मान लो ये विज्ञापन है, विज्ञापन का फायदा अपने 5 वर्ष तक मिलेगा, तो प्रत्येक वर्ष का कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया, है ना। इस विज्ञापन का मान लो 10 लाख है, उसका फायदा अपन को 5 वर्ष तक मिलेगा, तो 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष होंगे। तो जो आपके 2 लाख रुपए हैं वो तो आपके P&L के डेबिट साइड में आएंगे, टू एडवर्टाइजमेंट 2 लाख, बाकी 8 लाख बच गए वो आपकी असेट्स के बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखे जाएंगे। क्या बाई तो लगेगा नहीं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज कितने, 8 लाख रुपए। तो इस तरीके से अपने को दिखाना होता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। दूसरे का, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है कि नई मशीन की स्थापना पर मजदूरी 10,000 रुपए चुकाई। देखो मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी मशीन को खरीदते हैं और खरीदने से लेकर उसको स्थापित करने तक जितना भी जो खर्चा होता है ना वो उस मशीन की लागत में जुड़ता है। तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका कौन सा होगा, ये होगा आपका पूंजीगत व्यय। क्या होगा, पूंजीगत व्यय होगा, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंसेज, कैपिटल एक्सपेंसेज, ये क्या होगा आपका पूंजीगत व्यय होगा। ठीक है, ये क्या होगा, पूंजीगत व्यय होगा।
तो आपकी जो नई मशीन है उसकी स्थापना की मजदूरी 10,000 चुकाई गई है, और जितनी भी आपने पता कि स्थापना के समय जो चुकाई जाती है वो उसकी लागत में होती है, संपत्ति की लागत में जोड़ी जाएगी, इसलिए इसको अपन क्या करते हैं, पूंजीगत व्यय मानते हैं। ठीक है, तो मशीन की स्थापना पर 10,000 मजदूरी है तो वेजेज आपकी क्या होगी, पूंजीगत व्यय, और नॉर्मल होता है तो वो आपका पूंजीगत व्यय ना होकर आयगत व्यय होता है, और अगर वेजेज अकेला नाम है तो वो आपका ट्रेडिंग में आता है, और वेजेज एंड सैलरी है तो भी ट्रेडिंग में आता है, और सैलरी एंड वेजेज है तो वो P&L में आता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूंजीगत व्यय। तीसरा पॉइंट है मोटर, पुरानी मोटर है उसकी मरम्मत पर 20,000 रुपए व्यय किए, है ना। पुरानी मोटर पर आपने, यानी पुरानी मोटर आपने खरीद ली, है ना, और खरीदते ही उसकी आपने मरम्मत करवाई और उस पर 20,000 व्यय किए हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंसेस की श्रेणी में आएगा। क्यों? क्योंकि उस मशीन को आपने रिपेयर करवा दिया है, और रिपेयर करवाने के बाद अब ये कई दिनों तक चलेगी, ये थोड़ी कि 1-10 दिन में खराब हो जाएगी। अपन ये मानते हैं कि भाई 1-2 साल तक वो चलेगी, तो उस मशीन को रिपेयर करवाया है तो आपकी क्या होगा, ये पूंजीगत व्यय माना जाएगा। तो ठीक हो, विज्ञापन आपका जो आस्तिगत व्यय होगा, मशीन की स्थापना मजदूरी या पूंजीगत व्यय होगा, और ये भी आपका पूंजीगत व्यय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते चौथा, है ना। चौथा क्या है कि व्यापारिक चिन्ह के दुरुपयोग करने पर 20,000 रुपए का कानूनी व्यय चुकाए। व्यापारिक चिन्ह का दुरुपयोग करेंगे, है ना, किसी ने दुरुपयोग कर लिया और उसके खिलाफ अपन ने कानूनी जो लीगल एक्सपेंसेस चुकाए, तो ये पूंजीगत होंगे या आयगत। अब ये होंगे आपके आयगत व्यय। क्या होंगे, आयगत व्यय होंगे, है ना। आयगत व्यय क्यों होंगे, क्योंकि कानूनी लड़ाई रोजाना थोड़ी लड़नी है। एक बार किसी ने अपने जो ट्रेडमार्क है उनका दुरुपयोग किया, उसको अपन ने कोर्ट में लेके गए, अपन का लीगल चार्जेस जब वो 20,000 रुपये लगा, वो इस बार ही लगा है ना, बार बार थोड़ा लगेगा कि भाई फिर अपन को लड़ाई लड़नी है, नहीं, वो एक बार लड़ा है तो एक बार खर्चा है, तो ये आपका क्या होगा, आपका आयगत व्यय माना जाएगा। तो ट्रेडमार्क है उसका दुरुपयोग के लिए आपने लीगल चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस चुकाए हैं, तो वो आपका आयगत होंगे। पांचवा पॉइंट, मोटर कार के वार्षिक बीमा प्रीमियम के 7,000 रुपए चुकाए। इंश्योरेंस, बीमा प्रीमियम का क्या होता है, इंश्योरेंस, है ना। आप जानते हो, चाहे आपकी मानव बीमा हो और चाहे वाहन बीमा हो, सारी बीमा प्रत्येक वर्ष करवानी पड़ती है, जिनकी अवधि क्या होती है, 1 वर्ष होती है। इस साल करवा दी, अगले साल फिर करवानी पड़ेगी, अगले साल फिर करवानी पड़ेगी, अगली से अगली फिर करवानी पड़ेगी। तो इसलिए मोटर कार की बीमा है 7,000, ये भी आपका क्या होगा, आयगत व्यय की श्रेणी में आएगा। किस में आएगा, आयगत व्यय की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो आपने मोटर कार का बीमा है 7,000 रुपए, वो आयगत की श्रेणी में आएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का भुगतान है वो करना पड़ेगा। ठीक है, छठा पॉइंट, नई मशीन के आयात पर 50,000 रुपए की कस्टम ड्यूटी है वो आपने चुकाई। नई मशीन के आयात पर, तो मैंने ये चीज बताया था कि जहां से आप कोई मशीन खरीदते हो, कोई प्लांट खरीदते हो, है ना, वहां खरीदने से लेकर उसको प्रतिस्थापित करने तक जितना भी कोई एक्सपेंसेज आता है, चाहे कमीशन का हो, चाहे कस्टम ड्यूटी का हो, चाहे उसकी स्थापना का भी हो, चाहे कोई मजदूरी हो, कोई ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई किराया जो आपका किराया है, भाड़ा है, कुछ भी हो, वो सारा का सारा उसकी लागत में जुड़ेगा, और लागत में जुड़ते ही ये 50,000 आपके क्या हो जाएंगे, पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो व्यापारिक चिन्ह वाला है ये आयगत है, बीमा प्रीमियम है ये आपका आयगत है, और कस्टम ड्यूटी है ये पूंजीगत की श्रेणी में आएगा। परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे जाते हैं, आपने अनुभव भी किया होगा, आप पढ़ रहे हो तो वहां से भी आप अनुभव कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन है वो कैसे उठाया गया है। ठीक है, ये बात होगी। बढ़े आगे देखते हैं 7 नंबर, प्रबंध संचालक के कार्यालयों को वातानुकूलित करने हेतु 1 लाख रुपए व्यय किए, है ना। जो आपकी ऑफिस है ना, उसके कार्यालय को वातानुकूलित यानी एसी लगा दी, सीधी सी बात है भाई, एसी लगा दी तो एसी ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 साल चलेगी,
1 से ज्यादा वर्ष तक चलेगी। तो ऐसी कंडीशन में आपने एसी पर खर्च किया है, क्योंकि ये कमरा कई दिनों तक काम में आएगा, तो ये आपका क्या होगा, पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आएगा। क्या आएगा, पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आएगा। प्रबंध कार्य को वातानुकूलित कर एसी पे खर्चा किया तो पूंजीगत हो गया। 8 नंबर क्या है कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए 50,000 रुपए का दान दिया। अब बाढ़ ये तो है नहीं कि भाई रोजाना आएगी, इस साल आ गई, अगले साल फिर देना है, फिर अगले साल फिर देना है, अगले साल फिर देना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक त्रासदी है। ये आज आ गई, हो सकता है 5 साल नहीं है, और हो सकता है अगले साल आ भी जाए, पर ये गारंटी थोड़ी अपन 50,000 ही देंगे। अपन इसको ये नहीं मान सकते कि हर साल अपन को चुकाने पड़ेंगे। तो इसलिए बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए खर्चा है वो आपका आयगत व्यय में आएगा। ठीक है, आयगत व्यय की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये सामान्य प्रकृति का खर्च है। अगला है 9 नंबर, स्वामी का जीवन बीमा प्रीमियम 5,000 रुपए चुकाए, इसकी प्रविष्टि। तो इसकी प्रविष्टि अपन कहां करेंगे, स्वामी के जीवन बीमा, यानी जो स्वामी है मालिक, उसके जीवन बीमा का प्रीमियम चुकाया है, तो ये क्या होगा, तो इसका जो ये है ये कोई नहीं होगा, कोई नहीं है ना। क्यों नहीं, क्योंकि ये स्वामी का निजी है ना, उसका पर्सनल है, निजी व्यय है। निजी व्यय है तो निजी व्यय की एंट्री अपन खातों में नहीं करते हैं, तो न तो ट्रेडिंग में आएगा, न P&L में आएगा, न बैलेंस शीट में आएगा, इसकी एंट्री कहीं नहीं होगी। ये उसका पर्सनल जो खर्चा है वो माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते, आगे क्या कह रहा है। 10 नंबर में चर्चा हो रही है कि उत्पाद सुविधाओं और स्टॉक को अधिक सुविधाजनक स्थान पर ले जाने हेतु 1 लाख रुपए का व्यय किया। जो आपके उत्पाद सुविधा है ना, और स्टॉक को और जगह, बढ़िया जगह ले जाने के लिए खर्च किया है, तो ये आपका क्या होगा, है ना, तो ये आपका कौन सा व्यय होगा, ये भी आस्तिगित होगा, है ना। 10 नंबर कौन सा होगा, आस्तिगित व्यय, है ना। आस्तिगित कर दो या स्थगित कर दो, है ना, ये आस्तिगित व्यय होगा। अब देखो ये व्यय है, ये 1 लाख रुपए है। अब इसमें भी कंडीशन वही होगी कि भाई 1 लाख है और अपन सोचते हैं भाई 5 साल तक रहेगा, तो मान लो 20,000 हो गए, तो 20,000 तो आपके आएंगे P&L के डेबिट साइड, और 80,000 है वो आपके आएंगे बैलेंस शीट के असेट साइड। समझ गए मेरी बात। जो आस्तिगत व्यय है उसमें आपके अपन ने अनुमान लगाया है, ये नहीं कि उसमें दिया जाएगा भाई 5 साल के लिए है, तो 5 वर्ष के लिए है, तो 20,000 तो आपके आ जाएंगे किसमें, P&L के डेबिट साइड, है ना, और 80,000 आ जाएंगे आपके बैलेंस शीट के असेट साइड। ये आपका ध्यान में रखना, ये होता है आपका आस्तिगत व्यय। आस्तिगत व्यय ऐसा व्यय होता है जिसका लाभ 1 वर्ष में ना मिलकर आगे तक मिलेगा, लेकिन 1 वर्ष में भी हुआ तो जितना इस वर्ष में है उतना P&L में दिखा देंगे, और बाकी है वो आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्या कह रहा है कि सिनेमा घर चालू करने के लिए लाइसेंस व्यय 75,000 रुपए। आपने सिनेमा घर को चालू करने के लिए लाइसेंस के लिए चुकाए आपने 75,000 रुपए। तो जो आपकी लाइसेंस वाले हैं 75,000, ये तो आपके क्या हो गए, पूंजीगत व्यय। 75,000 है, ये तो आपके पूंजीगत हो गए, है ना। सिनेमा घर प्रारंभ होने के प्रथम सप्ताह में 150 वाले 5,000 टिकट है वो मुफ्त बांटे गए। अब सिनेमा तो प्रारंभ तो पहले बार ही होता है, हर साल प्रारंभ थोड़ी होगा, है ना। हर साल प्रारंभ यानी इस साल ही हुआ, और उस उपलक्ष्य में 5,000 टिकट है वो फ्री में बांटे गए हैं, तो वो आपके 5,000 टिकट वाला है वो क्या होगा, आपका आयगत व्यय होगा। यानी 5,000 गुणा 150, तो 75, 1 2 3 4, ये 7.5 लाख रुपए है वो आपके आयगत होंगे, और ये 75,000 है वो आपके क्या होंगे, पूंजीगत होंगे। क्यों, क्योंकि लाइसेंस है वो बार बार नहीं बनाना, एक बार बन गया उसको रेवेन्यू करवाएंगे तो वो भी उसकी अवधि होती है, 3 4 5 साल अवधि होती है, तो वो उस समय काउंट करेंगे। तो लाइसेंस में जो 75,000 चुकाए हैं वो आपके पूंजीगत व्यय हैं, और 7.5 लाख रुपए जो आपने टिकट बांटी है वो आपके
आयगत व्यय की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, समझे मेरी बात। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, है ना, इनको आप चाहो तो एमसीक्यू में परिवर्तित कर सकते हो इजीली, है ना, आराम से परिवर्तित हो जाएंगे कि भाई ये कौन सा व्यय है ना। तो ये आपको इनको ध्यान में रखना और इनको समझना। तो इस तरीके का क्वेश्चन है वो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और अपना जो उद्देश्य है, अपना जो टारगेट ये है कि भाई अपने को कोई भी पॉइंट है वो स्किप नहीं करना है ना। स्टार्ट से लेकर लास्ट तक सारे जो सिलेबस में दे रखे हैं उनको पढ़ना है और प्रयास करना कि उससे भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अपन पढ़े, ताकि कोई इर्द गिर्द से भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसका भी अपन जवाब दे सके। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक और शानदार और लाजवाब सेशन जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूं। और अगर आप भी सोचते हो तो आज के इस सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को भी साथियों के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी मोटिवेट होकर हमारे साथ जुड़े और इस परिवार को एक ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना सहयोग करें। ऐसी मैं आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।